बच्चों आज हम चालू कर रहे हैं हमारा लेक्चर 155 और चैप्टर 3 हमारा चल रहा है हिस्ट्री में, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, सो लास्ट हमने पढ़ा था कि भाई किस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया था, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने वापस खींच लिया था। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि भाई पॉलिटिक्स में इसका क्या हुआ। तो देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ। नाउ फ्यू कांग्रेस लीडर्स वर टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल्स एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस to the provincial councils that had been set up by the Government of India Act of 1919। देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस खींच लिया गया। क्यों? काफी कांग्रेस लीडर्स थे, वो भी अब तंग आ गए थे मास स्ट्रगल्स करके। मास स्ट्रगल मतलब भाई उनको रैलियां वगैरह निकालनी पड़ती थी जब वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में थे, मतलब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ता था। तो उनको अब वो क्यों, और उसमें उनको इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने से भी मना किया गया था। सो अब वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। प्रोविंशियल काउंसिल की इलेक्शंस, मतलब जो ये ब्रिटिशर्स जो इलेक्शंस कराते थे इंडिया में, उसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे। और वो 1919 लॉ के अंतर्गत वो इलेक्शंस होती थी। उनको क्या लगा, मतलब कांग्रेस के लीडर्स को, दे फेल्ट दैट इट वाज इम्पोर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल, आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म एंड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट दीज काउंसिल्स वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। उन्होंने क्या बोला कि उनको ऐसा लगता था कि ये जरूरी है कि हम इन काउंसिल्स में रह के ही ब्रिटिशर्स को अपोज करें। ठीक है, मतलब गांधी जी ने बोला था कि आपको चुनाव में खड़ा ही नहीं रहना, इन काउंसिल्स में खड़ा ही नहीं रहना है। पर कांग्रेस के नेताओं ने बोला कि भाई हम खड़े रहेंगे और उसमें घुस के हम ब्रिटिशर्स का सामना करेंगे और हम रिफॉर्म चाहेंगे। भाई हम कहेंगे उनको रिफॉर्म करो, और हम दिखाएंगे कि भाई ये डेमोक्रेटिक नहीं है ब्रिटिशर्स। सो उन्होंने, मतलब कांग्रेस के लीडर्स ने ये तर्क दिया कि भाई हमें आप इलेक्शंस में खड़ा रहने दो। C.R. Das and Motilal Nehru formed the Swaraj Party for a return to council politics। So इसमें जो C.R. दास हैं और मोतीलाल नेहरू हैं, उन्होंने एक और पार्टी बना दी जिसका नाम रखा स्वराज पार्टी, और वो लोग काउंसिल इलेक्शंस में खड़े होने के लिए गए। तो इस तरह से पॉलिटिक्स में इस तरह से चल रहा था, अंदर ही अंदर खींचतान चल रहा था। मतलब गांधी जी नहीं चाहते थे कि वो लोग पार्टिसिपेट करें, पर कुछ कांग्रेस के लीडर्स पार्टिसिपेट करना चाहते थे, और उसी बीच C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने एक स्वराज पार्टी बना दी, और वो मतलब पार्टी वो चुनाव लड़ने चले गए। अब 2 फैक्टर्स शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड्स द लेट 1920s। अब इंडियन पॉलिटिक्स का एक जो ढांचा बना, एक जो शेप बनी, वो उनका 2 कारण थे। मतलब इंडियन पॉलिटिक्स इतनी स्ट्रांग कैसे हो गई? सो 2 कारण थे। पहला कारण था द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। 1920s में पूरी दुनिया में इकोनॉमिक डिप्रेशन चला था, मतलब आर्थिक मंदी, वैश्विक आर्थिक मंदी। उसमें क्या हुआ था, इंडिया में जो एग्रीकल्चर प्राइसेस थे वो 1926 में गिरने लगे, और 1930 के बाद तो बिल्कुल ही गिर ही गए, कोलैप्स कर गए। सो डिमांड एंड एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की डिमांड थी, मतलब जो फसलें वगैरह या फ्रूट्स या कुछ भी, सो उनकी डिमांड्स भी कम होती गई और उनका एक्सपोर्ट भी कम होता गया, क्योंकि उस टाइम पूरी दुनिया मंदी से जूझ रही थी। तो कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा था, कोई कुछ खरीद ही नहीं रहा था। फार्मर्स को अब डिफिकल्ट लगने लगा कि वो अपना जो उनकी जो फसल है, हार्वेस्ट है, वो कैसे बेचें। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो रिवेन्यूज कैसे दें, मतलब उनको फार्मर्स को जो टैक्स देना पड़ता था उनको वो भी नहीं समझ आ रहा था वो रिवेन्यूज कैसे दें। 1930 में जो गांव था, कंट्री साइड था, वो एकदम कंफ्यूज्ड, टर्मोइल और एकदम परेशान और दुखी हो गया था। ठीक है, गांव वाले परेशान और दुखी हो गए थे बाय 1930। ठीक है, सो 1920 में ऐसे 2 कौन से फैक्टर्स थे
जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को शेप किया, तो पहला था द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में ये सारी पॉइंट्स हैं, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन में ये सारी पॉइंट्स हैं। इसके अलावा दूसरा फैक्टर कौन सा था? तो दूसरा फैक्टर जिसने हमारी इंडियन पॉलिटिक्स को शेप किया, एक कहते हैं ना, एक उसे तस्वीर दी, तो कौन सा दूसरा फैक्टर था? सो दूसरा फैक्टर था साइमन कमीशन। ठीक है, अब साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन, देखो कमीशन का मतलब क्या होता है? कमीशन का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल जो बनाए जाते हैं किसी चीज के लिए, किसी चीज को स्टडी करने के लिए, या किसी चीज में किसी चीज को स्टडी करके उस पर फैसला करने के लिए एक कमीशन करके बॉडी बनाई जाती है या ग्रुप बनाया जाता है, ग्रुप ऑफ पीपल। तो साइमन कमीशन क्या था? तो साइमन कमीशन एक्चुअली ब्रिटेन गवर्नमेंट थी, तो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने ये कमीशन बनाई थी, साइमन कमीशन। और इस कमीशन का हेड कौन था? सर जॉन साइमन। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये साइमन कमीशन क्यों बनाई थी? तो इस साइमन कमीशन बनाने का उद्देश्य था कि जो साइमन कमीशन इंडिया जाए, ब्रिटिशर्स ने साइमन कमीशन बनाई थी, उन्होंने उनको बोला आप इंडिया जाओ, साइमन कमीशन में जितने भी मेंबर्स थे उनको बोला आप इंडिया जाओ और वहाँ पे जाके आप स्टडी करो कि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम किस तरह से काम करता है, और अगर कोई बदलाव हो तो आप बताओ, एंड सजेस्ट चेंजेस। अब मतलब साइमन कमीशन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया, अब देखो सोचने वाली बात है, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का मतलब रूल रेगुलेशन सब इंडिया के, और उसको रूल्स रेगुलेशंस को मतलब रूल्स रेगुलेशंस के बारे में सुधारा किसको लाने बोला जा रहा है? ब्रिटेन गवर्नमेंट को, और वो भी उनके चूज किए गए कुछ ब्रिटिशर्स को। ठीक है, सो अब आप बात खुद ही सोचो कितनी साइमन कमीशन गलत थी। सो द प्रॉब्लम वॉज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या थी साइमन कमीशन के लिए? साइमन कमीशन क्यों नहीं पसंद थी हम इंडियंस को? क्यों साइमन कमीशन की क्या प्रॉब्लम थी? तो प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, साइमन कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, दे वर ऑल ब्रिटिशर्स। द प्रॉब्लम वाज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, दे वर ऑल ब्रिटिश। When Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go back, Simon." जब साइमन कमीशन इंडिया आया, साइमन कमीशन इंडिया आया 1928 में, और उनको सबने, साइमन कमीशन जब इंडिया आया 1928 में, तो लोगों ने उसका स्वागत कैसे किया, हम इंडियंस ने उसका स्वागत कैसे किया? गो बैक साइमन, गो बैक साइमन बोल के, नारे लगा के, साइमन तुम वापस जाओ, साइमन तुम वापस जाओ। मतलब जैसे ही साइमन कमीशन, मतलब साइमन जो उनका जो लीडर था सर जॉन साइमन, जो आया था उस कमीशन के लिए, सर जॉन साइमन जैसे ही उतरा, अपनी सारी टीम के साथ उतरा, सारी कमीशन के साथ उतरा, तो वैसे ही नारे लगाए गए गो बैक साइमन। ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशंस। और ये पहली बारी था कि भाई सारी पार्टीज मिल गई, किसी को भी ये जो है साइमन कमीशन नहीं समझ आ रही थी, मतलब सबके लिए साइमन कमीशन के, कोई भी उसको नहीं चाहता था साइमन कमीशन को, तो सारी पार्टीज एक साथ हो गई। कौन कौन सी पार्टीज? कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ठीक है, ये एक साथ हो गई और डेमोन्स्ट्रेट करने लगी। डेमोन्स्ट्रेट मतलब हाय हाय, तोड़ फोड़ और ये सब। In an effort to win them over, the Viceroy Lord Irwin announced in October 1929 a vague offer. अब मतलब लोगों को समझाने के लिए, लोगों को कहते हैं ना, लोगों को उल्लू बनाने के लिए या लोगों को ललचाने के लिए, जो वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, जो मतलब उस टाइम वाइसरॉय थे हमारी इंडिया में, लॉर्ड इरविन, उन्होंने अनाउंस किया अक्टूबर 1929 को कि हम आप इंडियंस को एक वेग ऑफर देंगे, एक बड़ा सा ऑफर देंगे। भाई हम आप हमारे साथ मीटिंग करो, हम थोड़ी सी डिमांड्स मानेंगे, थोड़ा सा आपको फ्रीडम दे देंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसे।
तो ऐसे उसने ललचाने की कोशिश की वाइसरॉय ने कि भाई साइमन कमीशन को ये लोग बैठने दें। दे डिड नॉट, पर ये जो लॉर्ड इरविन ने बोला कि भाई मैं तुम्हें वेग ऑफर दे रहा हूँ, बड़ा ऑफर दे रहा हूँ, पर ये जो बड़ा ऑफर था कांग्रेस लीडर्स को नहीं समझ आया। कांग्रेस लीडर्स तो क्या चाह रहे थे, क्या डिमांड कर रहे थे? कांग्रेस लीडर्स तो डिमांड कर रहे थे फुल इंडिपेंडेंस। कांग्रेस लीडर्स को क्या चाहिए था? फुल इंडिपेंडेंस चाहिए था। दे डिमांडेड इन 1920 दे डिमांडेड फुल इंडिपेंडेंस। ठीक है, उन्होंने क्या बोला? हमें तो पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए, मतलब पूर्ण स्वराज चाहिए। दिसंबर 1929 में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, 1929 में जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंटशिप के नीचे लाहौर कांग्रेस मतलब उस टाइम भी एक कांग्रेस की पार्टी थी, लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया। तो उन्होंने अपनी डिमांड आगे रखी कि वो पूर्ण स्वराज चाह रहे हैं इंडिया के लिए, मतलब कंप्लीट फ्रीडम, थोड़ा नहीं पूरा फ्रीडम। इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। जवाहरलाल नेहरू ने क्या डिस्कस किया कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाए। ठीक है, सो इस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने मतलब देखो, सर जॉन आए इंडिया, लोगों को पसंद नहीं आया, हाय हाय के नारे लगाए, तो मतलब वाइसरॉय इरविन थोड़े से डर गए, बौखला गए कि भाई क्या हो रहा है इंडियंस को। तो उनको अपने हाथ में करने के लिए उन्होंने उनको थोड़े से ऑफर्स दिए, पर वो ऑफर्स इंडियंस को नहीं समझ आए, क्योंकि इंडियंस को ऐसे लॉलीपॉप नहीं चाहिए था, उनको पूरी की पूरी 5 स्टार थाली चाहिए थी। वो लॉलीपॉप से खुश होने वाले नहीं थे इंडियंस। वो उनको भाई ऐसे बोल रहे थे हम आपको थोड़ी सी आज़ादी दे देंगे, ये कर देंगे, पर उन्हें ऐसे सेटिस्फाइड नहीं थे, उन्हें तो पूर्ण स्वराज चाहिए था, सब चाहिए था। सो इसलिए डिक्लेयर किया गया 26 जनवरी 1930 को। तो जवाहरलाल नेहरू ने जोश में 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे बोल दिया कि भाई अभी हम जो हैं ये आज हमारा ये इंडिपेंडेंस डे है, हम जो मिले हैं आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है। ठीक है, तो वहाँ पे लोगों ने शपथ खाई, मतलब वहाँ पे जहाँ लाहौर कांग्रेस में नेहरू जी और सब मिले थे, तो वहाँ लोगों ने शपथ खाई कि वो पूर्ण स्वराज लेके ही रहेंगे। पर इससे मतलब इस इंडिपेंडेंस डे को कुछ बहुत लोगों ने 1930 को से जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि भाई आज 26 जनवरी आज हमारा मतलब ये बहुत पहले की बात है। ठीक है, आप मिक्स मत करना, आप 1950 26 जनवरी को मिक्स नहीं करना, वो बात की बात है, पहले की बात हो रही है, उससे भी पहले 1930 में मतलब जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे बोल दिया था 1930 में, पर लोगों ने खास उस पर ध्यान नहीं दिया, लोगों ने खास उसको सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, सो अब गांधी जी ने सोचा कि कुछ नया करा जाए। ठीक है, सपोर्ट कैसे लिया जाए। गांधी जी को पता था कि लोगों के सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं होना है, मतलब अकेले इतने बड़े ब्रिटिश एम्पायर से तो नहीं लड़ पाऊंगा मैं। लाठी तो उनकी बड़ी तेज थी, पर उनको पता था कि मेरे अकेले में इतनी ताकत नहीं है जितनी मास में, मतलब पूरे सब लोगों में जितना पावर है उतना मेरे में नहीं है। तो उनको लगा कि एक मैं ऐसा मुद्दा उठाऊं जिसमें गरीब अमीर हिंदू मुस्लिम सब जुड़े। तो उन्होंने पता है कौन सा किस्सा उठाया, उन्होंने सॉल्ट का इशू उठाया। अब उस टाइम सॉल्ट में जो ब्रिटिशर्स हैं, तो सॉल्ट में भी ब्रिटिशर्स क्या लेते थे, सॉल्ट में भी ब्रिटिशर्स बहुत अच्छा खासा टैक्स लेते थे। अब देखा जाए तो सॉल्ट छोटी सी चीज़ है, पर ब्रिटिशर्स उस पे भी टैक्स लगाते थे। मतलब इंडियंस को सॉल्ट खरीदना होता था तो उनको सॉल्ट पे भी टैक्स भरना पड़ता था। ठीक है, सो गांधी जी ने अब सोचा कि मैं सॉल्ट पे कुछ करूं, क्योंकि सॉल्ट जो नमक है वो गरीब अमीर सबको जोड़ता है। तो जनवरी 1930 को गांधी जी ने, देखो अब डेट खास ध्यान रखना, ठीक है, 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वाइसरॉय इरविन को एक लेटर भेजा।
उस लेटर में उन्होंने 11 डिमांड्स रखी, 11 डिमांड्स रखी उस लेटर में। द मोस्ट स्टीरिंग ऑफ ऑल वॉज द डिमांड टू एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। सबसे जो बड़ी डिमांड थी, हिला देने वाली डिमांड थी उन 11 डिमांड्स में कि भाई जो सॉल्ट का कानून है, नमक का कानून है, उसे एबॉलिश कर दो। क्यों? क्योंकि वो तो घर घर में चाहिए, ठीक है, घर घर में चाहिए और वो मतलब जरूरियात है, तो उसको क्या कर दो आप, अबॉलिश कर दो। उस मतलब सॉल्ट पे कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, सॉल्ट सस्ता होना चाहिए। महात्मा गांधी लेटर वॉज एन अल्टीमेटम। अब ये जो गांधी जी ने ये 11 जो लिस्ट है, मांगे हैं, 11 डिमांड्स हैं, 11 डिमांड्स का जो लेटर लिखा था, एक तरह से वाइसरॉय के लिए एक क्या था, वो वाइसरॉय इरविन के लिए एक अल्टीमेटम था कि भाई डिमांड्स पूरी कर वरना मैं भाई कुछ कर दूंगा। So, if the demands were not fulfilled by 11 March, the later stated the Congress would launch a civil disobedience campaign. गांधी जी ने क्या बोला कि अगर तूने मेरी डिमांड्स नहीं मानी 11 मार्च तक, अब देखो आप देखो 11 डिमांड्स थी और गांधी जी ने उसको 11 दिन का टाइम दिया था। आप देखो गांधी जी फिल्मी हो रहे थे। आप देखो डेट देखो, 31 जनवरी 1930 को उसने लेटर भेजा और उस लेटर में उसने उसको अल्टीमेटम दिया कि 11 मार्च तक तू मेरी 11 डिमांड्स पूरी कर, 11 दिनों के अंदर 11 डिमांड्स पूरी कर, वरना मैं कांग्रेस पार्टी, मेरी पार्टी के साथ मिलके सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन चलाऊंगा या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाऊंगा। तो गांधी जी ने ऐसी धमकी दी वाइसरॉय को चिट्ठी में। द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड, सो गांधी जी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च। अब गांधी जी की जो ये सारी डिमांड्स थी वो तो पूरी हुई नहीं, मतलब गांधी जी ने 11 लिस्ट लिख के दी थी, कुछ भी पूरा नहीं हुआ। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने जो है अपना ये नमक के कानून के लिए जो मार्च थी, सॉल्ट मार्च मतलब वो जो पैदल चलने की यात्रा थी वो चालू की। ठीक है, गांधी जी ने जो पैदल चलने की यात्रा थी वो चालू की। सॉल्ट मार्च क्या है, द सॉल्ट मार्च। तो द सॉल्ट मार्च में क्या, द सॉल्ट मार्च में क्या पॉइंटें लिखोगे? सॉल्ट मार्च मतलब चलना, सॉल्ट के लिए चलना। पहली पॉइंट, गांधी जी वॉज अकम्पेनिड बाय 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। ये जो सॉल्ट मार्च का, ये जो नमक का कानून गांधी जी तोड़ने निकले थे, ठीक है, तो ये जो कानून तोड़ने निकले थे उसमें उन्होंने अपने साथ अपने 78 ट्रस्टेड लोगों को लिया था। 78 जो ऐसे लोग जो उन पे पूरा ट्रस्ट किया जाए, गांधी जी ने उनको अपने साथ लिया था। द मार्च वॉज ओवर 240 माइल्स फ्रॉम गांधी जी आश्रम इन साबरमती टू द गुजरात कोस्टल टाउन ऑफ डांडी। तो ये चले कहाँ से कहाँ तक थे ये 78 लोग, और गांधी जी कहाँ से कहाँ तक चले थे? सो ये लोग कहाँ से चले थे? ये लोग गांधी जी आश्रम से चले थे, ठीक है, जो साबरमती आश्रम है गांधी जी का, वहां से चले थे। और वो चलते चलते कहाँ गए थे? गुजरात कोस्टल टाउन ऑफ डांडी। गुजरात में डांडी करके एक पूरी कोस्टल जगह है, तो वो पैदल पैदल चल के वहां गए थे। ठीक है, सो मार्च, ये जो मार्च है मतलब ये जो चलना है, तो चलना कितना था? वॉज ओवर 240 माइल्स। ठीक है, 240 माइल्स चलना था। और गांधी जी का आश्रम साबरमती, मतलब साबरमती से लेके कहाँ पहुंचना था? गुजरात के कोस्टल टाउन जो कि है डांडी। ठीक है, सो द वॉलंटियर्स वॉकड फॉर 24 days अबाउट 10 miles a day। सो जो रोज ये जो सारे वॉलंटियर्स थे गांधी जी के साथ रोज 10-10 माइल चलते थे। मतलब टोटल 24 days में ये जो वॉलंटियर्स हैं गांधी जी के आश्रम से कहाँ पहुंच गए थे? कोस्टल एरिया ऑफ डांडी। ठीक है, सो thousands came to hear Gandhi wherever he stopped. He told them about Swaraj and non-violence। अब गांधी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, तो उनको रास्ते रास्ते पे रोक रोक के पूछा जाता था स्वराज के मतलब वो गांधी जी को सुनने हजारों लोग भी आते थे, स्वराज पे भी सुनते थे, नॉन वायलेंस पे भी सुनते थे गांधी जी की स्पीच। सो 6 अप्रैल को फाइनली जब गांधी जी पहुंचे डांडी
On 6 April, he reached Dandi and violated the law by manufacturing salt by boiling sea water. उन्होंने क्या किया, 6 अप्रैल को वो डांडी पहुंच गए और वहाँ डांडी पहुंच गए मतलब समुद्री इलाके में पहुंचे, डांडी जो गुजरात में वहाँ पहुंचे और वायलेटेड द लॉ। वायलेट मतलब लॉ को उन्होंने मना कर दिया मानने से, बाय मतलब कानून तोड़ दिया। ठीक है, जो कानून था नमक का कानून था वो उन्होंने तोड़ दिया। कैसे तोड़ा वो नमक का कानून? क्या नमक को जाके हथौड़े से तोड़ा? नहीं, नमक की वो प्रॉपर्टी नहीं होती है। सो कैसे तोड़ा? सो ऑन 6 अप्रैल ही रीच डांडी एंड नॉन वायलेंस एंड वायलेटेड द लॉ बाय मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। तो चलते चलते 6 अप्रैल को वो डांडी मतलब डांडी वाली जगह पे पहुंच गए और उन्होंने अपना जो नियम था उसको तोड़ दिया। उन्होंने क्या किया, वहां से बहुत सारा सॉल्ट उठाया डांडी से और उसको बॉइलिंग की। सो बॉइलिंग की वजह से जो है सारा जो सब मतलब वेपर बन के उड़ जाएगा। ठीक है, और जो पीछे सॉलिड वस्तु है वो पड़ी रहेगी। ठीक है, सो इस तरह से ये 5 पॉइंट्स मतलब गांधी जी ने जब ये सॉल्ट का लॉन्च किया, सो ये सॉल्ट का लॉन्च किया तो इससे एक बिगनिंग हुई थी गांधी जी के जीत की। गांधी जी क्या था गांधी जी की जीत? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने एक नई चीज सोची थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, सो अब गांधी जी ने पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सोचा था वो, और अब गांधी जी नया क्या सोच रहे हैं? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या बोलता है? सो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उससे अलग कैसे है? क्यों वो दोनों अलग है? सिविल और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अलग क्यों है? तो ये जो सीडीएम था, सीडीएम का मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो गांधी जी ने अभी अभी चालू किया था, जो सॉल्ट लॉ तोड़ा था उन्होंने, अभी जो नमक का कानून तोड़ा था सॉल्ट मार्च करके, वो जो गांधी जी ने पहले एनसीएम किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, उससे डिफरेंट कैसे था? सीडीएम कैसे डिफरेंट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से? तो देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने क्या बोला था कि कॉपरेट मत करो, कि आप उनकी सामान मत खरीदो, बहिष्कार करो। ठीक है, ये सब बोला था। पर सीडीएम में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या बोला गया कि आप कॉपरेशन तो मत करो, और मतलब जैसे भाई कॉपरेशन मत करो, जैसे 1921 में 22 में गांधी जी ने बोला था, पर उन्होंने बोला था सारे इनके कानून तोड़ो, कॉलोनियल रूल्स तोड़ो। इन्होंने जो भी कॉलोनियल रूल्स बनाए हैं, नियम बनाए हैं, उनको तोड़ो। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल मतलब लोग, डिसोबीडियंस मतलब मानना नहीं, मूवमेंट मतलब आंदोलन, लोगों को मतलब लोगों का आंदोलन कि वो कोई भी चीज मानेंगे नहीं, ब्रिटिशर्स की कोई भी चीज वो नहीं मानेंगे, वो आंदोलन। ठीक है, सो थाउजेंड्स ऑफ पीपल मैन्युफैक्चर सॉल्ट एंड ब्रोक द लॉ, दे प्रोटेस्टेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज। अब हजारों लोग, पहले तो क्या था मतलब ब्रिटिशर्स टैक्स लगाते थे पूरा सॉल्ट पे, सॉल्ट भी कंट्रोल में रखते थे, पर जैसे ही गांधी जी ने ये डांडी मार्च करके नमक का कानून तोड़ा, हजारों लोगों ने अभी सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दी, सॉल्ट बनाना चालू कर दिया और वो कानून तोड़ दिया। और उन्होंने गवर्नमेंट की सॉल्ट फैक्ट्रीज के बाहर जाके आंदोलन भी किया। ठीक है, मतलब जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने जाके आंदोलन भी किया सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने। फॉरेन क्लॉथ वॉज बॉयकॉटेड एंड लिकर शॉप्स वर पिकेटेड। जो फॉरेन क्लोथ्स थे उन सबको बॉयकॉट किया गया। इसमें भी ऐसे कि आप भाई बाहर का कपड़ा नहीं, भाई वोकल फॉर लोकल, भाई अपने देश की आप तरक्की कराओ, बाहर से कपड़ा मत पहनो। ठीक है, बॉयकॉट कर दिया गया फॉरेन क्लोथ, और लिकर शॉप्स को पिकेट किया गया। पिकेट मतलब लिकर शॉप्स मतलब जो दारू के ठेके थे उनको, पिकेट मतलब जो है बंद कर दी, मतलब एक तरह से नहीं, उसको वहां पे बंद करने का कोशिश किया गया। ठीक है, उसको रोकने की कोशिश की या बंद करने की कोशिश की गई। किसको? लिकर शॉप्स को, मतलब लोगों को एंटर ही नहीं होने देते थे वैसे। सो फोर्थ, पीजेंट्स रिफ्यूज्ड टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस, विलेज ऑफिशियल्स रिसाइंड। तो इसमें और क्या हुआ, सीडीएम में और क्या हुआ, जो पीजेंट्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उन्होंने मना कर दिया कि हम कोई तरह का रिवेन्यू नहीं देंगे, कोई तरह का आपको
टैक्स वगैरह नहीं देंगे, सरकार को बोला। और चौकीदारी टैक्स भी एक होता था, वो भी हम नहीं देंगे। और वहाँ के जो विलेज ऑफिशियल्स थे, जो विलेज ऑफिसर था, उसने तो रिजाइन ही कर दिया। ठीक है। सो लास्ट पॉइंट, फॉरेस्ट पीपल violated forest laws by going into reserve forest to collect wood and graze cattle। तो ये जो फॉरेस्ट पीपल होते थे, वो लोग जो फॉरेस्ट लॉज, ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट लॉज भी बनाए थे, उन फॉरेस्ट लॉज को भी वायलेट करते थे, तोड़ते थे। और वो कहाँ जाते थे? वो रिजर्व फॉरेस्ट में जाया करते थे। उनका खास कानून तोड़ के रिजर्व फॉरेस्ट में जाया करते थे और वहाँ जाके वो लोग वुड इकट्ठा कर लेते, लकड़ा इकट्ठा करते थे। ग्रेस कैटल मतलब गाय को चराते थे वहाँ जाके। सो इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से डिफरेंट रहा। भाई कॉलोनियल रूल्स तोड़ने के लिए कहा गया, हजारों लोगों ने सॉल्ट बनाया और लिकर शॉप्स को पिकेट किया, फॉरेन क्लॉथ बॉयकॉट किया। पीजेंट्स ने बोला हम टैक्स नहीं देंगे। और लोगों ने क्या किया? लोगों ने जो फॉरेस्ट लॉज थे उन्हें वायलेट करना चालू कर दिया। नियम जो गांव वाले थे, उन्होंने गांव में जो ये खेती बाड़ी थे उन सबको जो है उन सबको थोड़ा सा मतलब फॉरेस्ट पीपल क्या करते थे? फॉरेस्ट पीपल कहाँ जाते थे? फॉरेस्ट में जाते थे। सो फॉरेस्ट जाके वो क्या करते थे? वो जंगल का कानून तोड़ देते थे, क्योंकि ये जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने जंगल के लिए भी कानून बनाया था। सो वो लोग क्या करते थे? अब खुद से एक दूसरे से मिलते थे और उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स का कानून तोड़ दिया, मतलब ब्रिटिशर्स का कानून मना कर दिया, हम नहीं अपनाएंगे। तो ये ज़बरदस्ती जो है विलेजर्स घुस जाते थे और सारा वुड ले लेते थे और जो कैटल है उसको ग्रेजिंग कराते थे। तो ये 5 कारण थे जिसमें भाई जो CDM है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, डिफरेंट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। ये 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो आप क्या लिखोगे कि इसमें CDM में लोगों को कहा गया कि आप लोग ब्रेक कर लो कॉलोनियल रूल्स। दूसरी चीज, लोगों ने सॉल्ट मैन्युफैक्चर करना चालू कर दिया और फॉरेन क्लोथ्स को इसमें भी बॉयकॉट किया गया। CDM में भी लिकर शॉप्स को पिकेट करा गया। पीजेंट्स ने टैक्स देने से मना कर दिया, चौकीदारी टैक्स, ये सारे टैक्स देने से मना कर दिया फार्मर्स ने। विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन, और जो गांव के ऑफिसर्स, मतलब जो गांव के ऑफिसर्स होते थे, उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ दी सरकारी नौकरियों में, क्योंकि उस टाइम सब सरकार ही देखती थी। ठीक है, विलेज जो गवर्नमेंट की ही सारी पोस्ट थी, पुलिस की, सब जगह गवर्नमेंट के ही लोग थे। और गवर्नमेंट में उस टाइम कौन था? ब्रिटिशर्स। सो फॉरेस्ट पीपल ने, जो फॉरेस्ट के लोग थे, वो भी तैयारी बैठे थे, उन्होंने भी फॉरेस्ट के लॉस तोड़े। वो घड़ी घड़ी रिजर्व फॉरेस्ट में जाते थे। सो रिजर्व फॉरेस्ट मतलब वो फॉरेस्ट जो कि रिजर्व किए गए हैं, जिसमें कोई आ नहीं सकता है। सो वो वुड लेने और कैटल को ग्रेजिंग कराने घड़ी घड़ी वहां जाते थे। ठीक है। सो इस तरह से जो CDM है वो एकदम डिफरेंट था NCM के। ये आपको 5 पॉइंट्स अच्छे से याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखो, अब ब्रिटिशर्स तो कोई शांति से बैठने वाले लोग हैं नहीं भाई। जो शांति से कैसे बैठेंगे? इतना सारा कुछ हो रहा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाई, उनके नियम टूट रहे हैं, नमक बन रहा है, उनके रिजर्व फॉरेस्ट पे हमला हो रहा है। ठीक है, तो उनका सब कुछ एकदम छूट रहा है, तो क्या वो चुप बैठेंगे? ब्रिटिशर्स CDM मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे चुप बैठेंगे? नहीं, ब्रिटिशर्स चुप बैठने वाले नहीं थे। सो फर्स्ट पॉइंट, worried by the developments the colonial government began arresting Congress leaders। अब बौखला गई, मतलब ये जो CDM की जो सक्सेस थोड़ी घनी हो रही थी, उसको देख के जो है कॉलोनियल गवर्नमेंट बौखला गई है, ब्रिटिश गवर्नमेंट डर गई। उन्होंने क्या किया? डर के मारे उन्होंने खासे जो बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट किया। और उनमें और किस किस को अरेस्ट किया? मतलब कांग्रेस लीडर्स, तो उनमें तो अब्दुल गफ्फर खान था और गांधी जी थे, उन दोनों को अरेस्ट किया, अब्दुल गफ्फर खान और गांधी जी। दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेस इन मैनी प्लेसेस। इससे क्या हुआ?
सब जगह झगड़े होने लगे, ठीक है, सब जगह क्लैशेस होने लगे। क्यों? क्योंकि गांधी जी को और अब्दुल को जेल भेज दिया गया था। अब्दुल कौन था? अब्दुल गफर गांधी जी का एक भक्त जैसा था, मतलब गांधी जी को बहुत मानता था वो, ठीक है। सो जो मतलब ये सब जो हुआ उसमें कि कॉलोनियल गवर्नमेंट अरेस्ट करने लगी और ये सब कुछ हुआ, तो उसमें क्या हुआ और आगे जो दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेस इन मैनी प्लेसेस। अब लोग गुस्से में आ गए, ठीक है, मतलब अरेस्ट किया तो अब लोग गुस्से में आ गए, तो तोड़ फोड़, दंगे फसाद ये सब करने लगे। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन। तो गवर्नमेंट ने भी इसके जवाब में एक ब्रूटल रिप्रेशन की पॉलिसी अपनाई। ब्रूटल रिप्रेशन मतलब बहुत ही खराब तरह से, गंदी तरह से प्रताड़ना देना, सामने वाले को बहुत हैरान कर देना, वैसी पॉलिसी अपनाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। पीसफुल सत्याग्रहीज वर ऑल्सो अटैक। जो शांति से सत्याग्रह करते थे, लड़ते नहीं थे, झगड़ते नहीं थे, बस बैठ के सत्याग्रह करते थे, उनको अटैक किया गया। वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन। बच्चों को, औरतों को मारा गया और तकरीबन 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर दिया गया, ठीक है, मतलब ब्रिटिशर का कहा नहीं मानने के लिए 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर दिया गया। तो गांधी जी ने फिर से, डर के मारे गांधी जी ने फिर से CDM को खत्म कर दिया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म कर दिया 5 मार्च 1931 में। उन्होंने कहा कि अब मुझे भाई तो गवर्नमेंट ने भी कौन सी पॉलिसी अपनाई? गवर्नमेंट ने भी ब्रूटल रिप्रेशन की, ठीक है, मतलब लोगों को बहुत बुरी तरह से मारने लगी, हत्याएं करने लगी, और ब्रूटली मतलब एकदम, कहते हैं ना, एकदम आतंकी तरीके से लोगों को परेशान करने लगी। 4th पॉइंट, पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड। जो सत्याग्रही से शांति से मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो किसी को मार नहीं रहे थे, झगड़ नहीं रहे थे, उन पे भी अटैक कर दिया गया। औरतों पे अटैक करा जा रहा था, बच्चों पे अटैक करा जा रहा था, उन्हें मारा जा रहा था, और तकरीबन मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जितने भी लोग भाग ले रहे थे उन सबको अरेस्ट किया जा रहा था। तो तकरीबन 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर दिया गया। तो गांधी जी ने फिर से क्या डिसाइड किया? सो गांधी जी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट ऑन 5 मार्च 1931। तो गांधी जी ने फाइनली क्या सोचा कि अब मैं ये भाई मूवमेंट बंद करता हूँ, क्योंकि पुलिस बहुत ज़्यादा उग्र हो रही है हमारे साथ। तो गांधी जी ने फाइनली ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है 5 मार्च 1931 को उन्होंने कॉल ऑफ करा। कॉल ऑफ मतलब भाई अब आगे नहीं लड़ना है, ठीक है। सो गांधी जी एंटर्ड पैक्ट विद इरविन, मतलब गांधी जी ने इरविन के साथ समझौता भी किया। तो इरविन कौन था? वाइसरॉय था। सो उसके साथ समझौता किया, और बाय दिस गांधी इरविन पैक्ट गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कांग्रेस इन लंदन एंड द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो गांधी जी ने क्या बोला? गांधी जी ने भाई कॉल ऑफ कर दिया, भाई वापस खींच लिया अपना मूवमेंट। तो गांधी जी ने फिर क्या किया? इरविन के साथ बातें करने चालू की। तो गांधी जी इरविन के बीच में करार हुआ, पैक्ट भी बना, जिसमें गांधी जी ने बोला कि भाई मैं जो है मीटिंग में आऊंगा। मतलब गांधी जी ने बॉयकॉट करी हुई थी, मीटिंग नहीं जाते थे वो, कब से बॉयकॉट की हुई थी। तो क्योंकि इरविन ने उन्हें समझाया, इरविन ने उनको फुसलाया कि भाई हम तेरी सारी डिमांड्स मानेंगे, ऐसे ऐसे करके गांधी जी को फुसलाया। तो गांधी जी मान गए मीटिंग अटेंड करने के लिए, और वो थी लंदन में, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी लंदन में, ठीक है। सो गवर्नमेंट ने एग्री किया कि वो पॉलिटिकल, मतलब ये जो मीटिंग हुई, मतलब लॉर्ड इरविन की और जो गांधी जी की मीटिंग हुई, तो गवर्नमेंट ने एग्री किया कि हम लोग जो है पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ देंगे, जो भी पॉलिटिक्स के लोग हैं आपके साथ थे, हम उन सबको छोड़ देंगे। गवर्नमेंट ने ऐसे एग्री किया, और गांधी जी चले भी गए, मतलब गांधी जी लंदन चले भी गए। उनको लगा सरकार मान गई है, पर एक्चुअली वो झूठ था कि उल्टा गांधी जी को वहां बुला के पीछे उन लोगों ने अरेस्ट करवा लिया था, नेहरू को और गांधी जी के 1-2
अच्छे अच्छे आदमियों को अरेस्ट करवा दिया था। ये एक चाल थी, ठीक है, कोई भी बात मानी नहीं गई और अरेस्ट करा दिया गया, ठीक है। सो बाय दिस गांधी इरविन पैक्ट, गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। लंदन की मीटिंग के लिए गांधी जी तैयार हो गए और गवर्नमेंट ने बोला भाई हम सारे जो भी गुनहगार हैं उन्हें छोड़ देंगे, इंडियन गुनहगार, ठीक है। गांधी जी ने किसके लिए लड़ाई की? इंडियंस के लिए लड़ाई की, ठीक है। उन्होंने कहा हम सारे तो उन्होंने क्या बोला कि भाई हम स्वराज लेके रहेंगे। स्वराज के लिए उन्होंने क्या किया? सीडीएम लॉन्च किया। तो सीडीएम लॉन्च किया तो चुप करके तो बैठेगी नहीं कोई भी कंट्री, तो सामने फिर इंडिया जो ब्रिटिशर्स हैं, फिर उन्होंने सोचा हम पनिश क्यों ना करें, सो उन्होंने पनिशमेंट भी की। तो गांधी जी इरविन के साथ एक पैक्ट में ज्वाइन हुए थे। गांधी जी पैक्ट मतलब एक करार किया था। कौन सा करार था? तो गांधी इरविन पैक्ट नाम था, उस करार का नाम था गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी जी ने क्या बोला कि गांधी जी ने बोला कि भाई मैं जो आऊंगा, मैंने ये बात आपको पहले ही बोल दी, और गवर्नमेंट ने सामने क्या बोला, हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर देंगे 1932 में। तो इस तरह से मतलब 1930 में चालू हुआ था सीडीएम और बंद कब हुआ? 1931 में। पर गांधी जी के साथ धोखा हुआ था भाई, इरविन ने जो बोला था वैसा कुछ किया ही नहीं था उसने। तो फिर से 1930 को जो सीडीएम है, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, गांधी जी ने फिर से लॉन्च किया। पर 1934 तक आते आते उस मोमेंटम का जो मोमेंटम का लोगों के प्रति, इस भाई मोमेंटम का मतलब क्या होता है? स्पीड, ठीक है। जैसे ही लोग धड़ाधड़ पहले सीडीएम में ज्वाइन हुए थे, तो वैसे फिर से सीडीएम रीलॉन्च की गई 1932 में। वो फिर से सारे धड़ल्ले से ज्वाइन होने गए, पर 1934 तक तो नामो निशानी नहीं था सीडीएम का, एकदम कुकड़ू हो गई थी। बच्चों अब गांधी जी को आपने देखा सीडीएम भी वापस खींच लेना पड़ा, ठीक है। गांधी जी ने क्या, सिविल डिसोबीडियंस भी गांधी जी को वापस खींच लेना पड़ा, और फिर मतलब उनके साथ फिर पैक्ट भी साइन की गई, पर पैक्ट में एक जैसे धोखा हो गया। और फिर गांधी जी ने फिर से सोचा फिर से चालू करूं, पर फिर वैसा अच्छा इफेक्ट नहीं आया। तो 1932 में फिर से लॉन्च किया, 1934 तक तो वो फिर से बंद हो गया। अब इस सीडीएम में किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, कौन कौन से लोग थे जो जिन्होंने भाग लिया गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, ठीक है। सो पार्टिसिपेंट्स डिफरेंट ग्रुप्स ने किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सबसे पहले रिच पीजेंट्स मतलब अमीर फार्मर्स। सो अमीर फार्मर्स जो कि विलेज के थे, ठीक है, कंट्री साइड मतलब विलेज के। सो कंट्री साइड के जो रिच अमीर पीजेंट countryside rich peasant communities like Patidars of Gujarat and Jats of UP were active in CDM. किन किन ने पार्टिसिपेट किया था? अमीर विलेज के गांव के अमीर कम्युनिटी, अमीर पीजेंट मतलब फार्मर्स ने, अमीर फार्मर्स ने ज्वाइन किया था। पाटीदार्स ऑफ गुजरात के पाटीदार्स थे, और यूपी के जाटों ने, ठीक है, यूपी के जट्स ने, और इन किसानों ने ये सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ज्वाइन किया था। बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स दे वर वेरी हार्डली हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फेलिंग प्राइजेस। मतलब ये जो कमर्शियल क्रॉप्स ही उगाते थे, ये जो सारे रिच पीजेंट्स थे वो कमर्शियल क्रॉप्स बहुत उगाया करते थे। तो जैसे मंदी आई थी, ट्रेडिंग में भी मंदी आई थी, ले वेच में मंदी आई थी, और दाम गिरते जा रहे थे, तो इसकी वजह से ये जो अमीर फार्मर थे, रिच पीजेंट्स थे, उनको जो है वो बहुत बड़ा झटका लगा, ठीक है, ट्रेड डिप्रेशन की वजह से और फॉलिंग प्राइसेस की वजह से। तीसरा, एज देयर इनकम फेल दे फाउंड इट हार्ड टू पे द रेवेन्यू। जैसे जैसे उनका जो इनकम गिरता गया, ऑब्वियसली भले अमीर थे पर इनकम गिरती गई, तो उनको अब टैक्स भरना मुश्किल लग रहा था। जो ब्रिटिशर्स ने इतना सारा टैक्स फार्मरों पे लगा रखा था, उनको वो भरना मुश्किल हो रहा था। रिवेन्यू मतलब टैक्स। दे एंथुसियास्टिकली सपोर्टेड सीडीएम, और फिर तो उन्होंने जोर शोर से सीडीएम को सपोर्ट किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया। दे टुक पार्ट इन बॉयकॉट प्रोग्राम्स एंड रिफ्यूज टू पे द रेवेन्यू। वो लोग अब सारे जो हैं बॉयकॉट करने लगे इनके प्रोग्राम्स,
और उन्होंने मना कर दिया सरकार को कि हम अभी तुम्हें टैक्स भी नहीं देंगे। फॉर देम फाइट फॉर स्वराज वॉज अगेंस्ट दिस रिवेन्यू। ठीक है, उनके लिए ये जो स्वराज की फाइट थी वो फाइट नहीं थी, वो किसके खिलाफ फाइट थी, वो तो एक्चुअली रिवेन्यू के लिए, रिवेन्यू के खिलाफ थी, भाई टैक्स जो लिया जाता है उसके खिलाफ फाइट थी। दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द सीडीएम वॉज कॉल्ड ऑफ। उनको क्या लगा था कि भाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमारे सारे कर्जे माफ हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो आराम से निश्चिंत थे। पर अचानक से हमने पढ़ा नहीं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने बंद करा दिया भाई। मतलब इतने दंगे फसाद हो रही थी कहीं कहीं, तो गांधी जी ने ये बंद करा दिया कि ज्यादा लोग ना मरे। पर इससे क्या हुआ, उन्होंने अचानक से बंद करा दिया। अब ये किसान तो सारे गांधी जी को सपोर्ट इसलिए कर रहे थे कि इनका रेवेन्यू माफ हो, तो किसान तो वहीं के वहीं रह गए। तो जब गांधी जी ने मतलब ये लोग बहुत ही डिसअपॉइंट है, इन लोगों को बहुत बुरा लगा। तो 1931 में मतलब इस तरह से कॉल ऑफ कर दिया गया। मतलब ये जो दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन सीडीएम वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931 विदाउट द रिवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज्ड। उनको क्या लगा था कि रिवेन्यू वगैरह कम होगा, भाई ब्रिटिशर्स हमारे आंदोलन से डर के जो रिवेन्यू है उसको कम कर देंगे, टैक्स वगैरह कम कर देंगे। पर वो लोग एकदम झटका लगा सारे फार्मर्स को, रिच पीजेंट्स को, अमीर फार्मरों को कहाँ झटका लगा, जब ऐसे ही मतलब वो रेवेन्यू रेट्स रिवाइज ही नहीं हुए। ठीक है, सो उनको बहुत बड़ा झटका लगा। तो इसीलिए फिर जब दूसरी बार फिर से गांधी जी ने ये सीडीएम चालू किया, आपने पढ़ा ना कि देखो पहले सीडीएम कब चालू हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में चालू हुआ था और 1931 में खत्म हुआ। ठीक है, फिर गांधी जी वहां लंदन गए, वापस आए। फिर ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब चालू हुआ, 1932 में चालू हुआ और 1934 में खत्म हो गया। एक्चुअली खत्म नहीं हुआ, वो फ्लॉप गया, मतलब लोगों ने इसको अपनाने से मना कर दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। मतलब स्पेशली फार्मर्स ने, क्यों, क्योंकि फार्मर्स ने पहले अपना काम धाम छोड़ के, सब छोड़ के इतना सपोर्ट दिखाया था, तो तब गांधी जी ने सीरियसली नहीं लिया। पर अब मतलब ये लोग अब बोल रहे हैं हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तो भाई इस बारी सिविल डिसोबीडियंस पे दूसरी बार इस तरह से ठंडा हो गया। ठीक है, तो ये रोल था रिच पीजेंट्स का। अभी हम कल पढ़ेंगे कि जो पुअर फार्मर्स है उनका क्या रोल था। ठीक है, रिच पीजेंट्स तो कौन से थे, पाटीदार ऑफ गुजरात और जाट्स ऑफ यूपी, ये लोग रिच पीजेंट्स हैं, अमीर फार्मर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो रिच पीजेंट्स को झटका लगा जब सीडीएम जब कॉल ऑफ हो गया, मतलब जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद करा दिया गया, तो उनको बहुत बड़ा झटका लगा। ठीक है, सो आज हम यही एंड करते हैं। डू ईच एंड एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली। आज हमने क्या क्या किया मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। सो सबसे पहले जब हमने चालू किया था, हमने सबसे पहले साइमन कमीशन से चालू किया था। सबसे पहले हमने चालू किया था कि भाई नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने बंद किया था, तो कांग्रेस वालों ने क्या किया, तो कांग्रेस वालों के ये विचार थे। फिर उसके बाद साइमन कमीशन आया। ठीक है, वो ये भी पसंद नहीं था हमारे नेताओं को, साइमन कमीशन आया था। इसके बाद गांधी जी ने सॉल्ट मार्च किया, नमक का कानून तोड़ा, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी किया। इसी के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू कर दिया गांधी जी ने। फिर इसके बाद गांधी जी ने ये सॉल्ट मार्च करके फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू किया। ठीक है, सॉल्ट मार्च मतलब नमक का कानून तोड़ा, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस चालू कर दिया। सीडीएम एनसीएम से क्यों डिफरेंट था, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से क्यों डिफरेंट था, ये 5 पॉइंट लिखेंगे। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सीडीएम को कैसे किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कैसे टैकल किया, तो वो ब्रूटल रिप्रेशन कर रही थी, मार धाड़ पे उतर आई थी। इसके बाद लास्ट पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग लोगों ने कैसे कैसे पार्टिसिपेट किया, तो सबसे पहले रिच पीसेंट्स। ठीक है, सो आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। डू ईच एंड एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली, सारे पॉइंट्स अच्छे से लिखें, सब कुछ लिखें,
एंड सेंड मी द एंटायर थिंग ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, चलें, थैंक यू।